नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर राधिका उपाध्याय और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयुर्वेदा प्रभु प्रसादम में। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि डायबिटीज़ का उल्लेख आयुर्वेदिक की संहिताओं में कौन से नाम से दिया गया है, उसके कौन से प्रकार है, कौन कौन से ऐसे नैदानिक लक्षण हैं कि जिसके होने के बाद हमें डायबिटीज़ के चेकिंग के लिए जाना चाहिए। चौथी चीज़ है कि डायबिटिक के कौन से कॉम्प्लिकेशंस की उपद्रव है वो भी हमने जाने। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायबिटिक के पेशेंट को ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो रेगुलरली करवाते रहना चाहिए और ये टेस्ट क्यों करवाने चाहिए, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, और अगर हम इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो रेगुलरली हम ऐसे कौन से आयुर्वेदिक घरेलू उपचार कर सकते हैं कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम आगे इनिशियल स्टेज में ही रोक पाएँ। तो फर्स्ट आइए हम जानते हैं कि डायबिटिक के कौन कौन से ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए रेगुलरली। तो फर्स्ट है FBS और PPBS। FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, जो हम सुबह खाली पेट करवाते हैं वो उसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 100 या 110 के आजू बाजू। और PPBS मतलब खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल, वो हमारा 180 के आजू बाजू होता है, तो वो नॉर्मल रेंज कहलाता है। लेकिन उसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगले दिन हमने क्या खाया था, हमारी नींद अच्छे से हुई है या नहीं, पेट अच्छे से उस दिन साफ हुआ है या नहीं, हमें कोई स्ट्रेस है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स हमारे FBS और PPBS पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें कौन सा ऐसा टेस्ट है जो करवाना चाहिए जो हमें शुगर हमारा कंट्रोल में है कि नहीं उसकी प्रॉपर जानकारी देता है। तो वो है HbA1c टेस्ट। HB मतलब हीमोग्लोबिन। रुधिर में जो रक्त कण होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बन जाता है। और जब हम HbA1c टेस्ट करते हैं तो हमें 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, क्योंकि रक्त कण की आवर्धा 120 दिन की होती है। तो हम जान पाते हैं कि एवरेज 3 महीने में हमारा शुगर क्या रहा होगा। अब उसकी नॉर्मल वैल्यू है 5.4 से, अगर वो 5.7 से अगर वो नीचे है तो वो नॉर्मल कहलाता है। 5.7 से 6.4 है तो उसका मतलब कि हमारा एवरेज शुगर 120 से 150 के बीच में रहा होगा, मतलब हम प्री डायबिटिक स्टेज में है। और थर्ड है 6.4 से अगर वो ऊपर होता है, मतलब कि एवरेज हमारा शुगर 150 से बड़ा हुआ है, उसका मतलब हम डायबिटिक पेशेंट है। HbA1c टेस्ट हमें प्रॉपर और सही तरीके से जानकारी देता है। तीसरा टेस्ट है कि डायबिटिक के पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर भी रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए। जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं कि डायबिटिक के 10 में से 8 पेशेंट ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे होते हैं। तो अगर हमें ब्लड प्रेशर की गोली भी शुरू नहीं करनी है तो ब्लड प्रेशर के ऊपर हमारा कांस्टेंट आंख रहना चाहिए। अभी चौथा टेस्ट है लिपिड टेस्ट, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड। उसमें से हम कोई ऐसा बोलता है कि HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, कोई बोलता है LDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, लेकिन सभी कोलेस्ट्रॉल अगर मात्रा में है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छे ही है। HDL कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल फंक्शन है कि वो पूरे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डाइजेशन के लिए अपने घर, मतलब कि लीवर में लेके आता है। वहाँ पे वो ब्रेकडाउन मतलब कि टूटता है और उसके बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। और LDL कोलेस्ट्रॉल का काम है कि लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको पूरे शरीर में जो भी रक्त नलियाँ है उसमें प्रवाहित करता है। तो अगर हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए तो हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि वो सारे शरीर में से जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसको इकट्ठा करके लीवर में डाइजेशन के लिए लेके आ पाए। अभी हम जानेंगे मित्रों कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ का रिलेशन क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल में लिपोप्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो जब ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है तभी क्या होता है कि जो शुगर कोटेड कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल से थोड़े ज़्यादा समय तक ब्लड में प्रवाहित रहता है। उसका डाइजेशन लीवर के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए ऐसा कोलेस्ट्रॉल आगे जाके डायबिटिक के पेशेंट में ब्लॉकेज वगैरह की समस्या को उद्भव कर सकता है।
इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन में होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 3 महीने में एक बार कोलेस्ट्रॉल का चेक भी करवा लेना चाहिए। अभी 5वां ऐसा टेस्ट है किडनी का टेस्ट। किडनी हम सबको पता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में शुगर हो जाती है तो बार बार हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि किडनी भी भगवान ने इस तरह से निर्माण किया हुआ है कि अगर ज़रूरत से कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो वो शरीर में टिकती नहीं है। शरीर के जो भी अंग अवयव है वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अभी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन होने की वजह से किडनी पे भी लोड आता है और आगे जाके मूत्र में प्रोटीन वगैरह लीक हो सकता है, जो एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ है कि क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है। कभी कभी मूत्र में हमें पस सेल या रक्त कण भी दिखने लगते हैं, तो उसके लिए हमें यूरिन, रूटीन और माइक्रो रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। ये टेस्ट से हम किडनी की अगर कोई समस्या होती भी है तो उसकी इनिशियल स्टेज में ही जान सकते हैं। अभी और एक टेस्ट है, आई के एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। आई में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि कभी कभी लेंस में पारदर्शिता कम होने की वजह से आगे जाके कैटरेक्ट जल्दी होने की संभावनाएं होती है, तो आइज़ का चेकअप भी वंस इन ईयर हमें करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि दांतों में कभी कभी शुगर की मात्रा बढ़ने की वजह से कैविटीज़ मतलब कि सड़ा हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट में जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है, तो अगर दांतों के रिलेटेड कोई तकलीफ होती है, सर्जरी भी करवानी पड़ी, तो जो उसका हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए दांतों का चेकअप भी साल में एक बार ज़रूरी है। अभी एक लास्ट टेस्ट है जो डायबिटिक के पेशेंट को खुद करना रहता है, वो है अपने पैरों की परीक्षा। पैरों में अगर सेंसेशन प्रॉपर है या नहीं, कहीं पे अगर नुकीली चीज़ लगती है तो आपको महसूस होता है या नहीं, कहीं कहीं पे खाली मतलब कि नंबनेस है, या फिर पैरों के तलवे में जलन हो रहा है, या फिर अगर पैर में कहीं पे कट या वुंड लगा है तो उसका हीलिंग हुआ है या नहीं, वो डायबिटिक के पेशेंट को खुद करना रहता है। अगर आप कोई भी उसमें प्रॉब्लम पाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे घरेलू उपचार है जो डायबिटिक के पेशेंट आयुर्वेदिक की तरह से कर सकते हैं, और ये सारे कॉम्प्लिकेशन अगर इनिशियल स्टेज में है तो उनसे बच भी सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे कि आइज़ एक वाइटल ऑर्गन है, तो हम बचपन से जानते हैं कि जब हम आंवला या सैलेड्स वगैरह प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो आँखों की जो आँखों की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच त्रिफला भिगो के ओवरनाइट सोक करके रखना है। सुबह मलमल के कपड़े से छान के उसके ठंडे पानी से आँखों को वॉश करना है। आयुर्वेद में बताया गया है कि प्रमेह कफ या क्लेद बढ़ने की वजह से होता है, और जो त्रिफला है वो आँखों का जो ज़्यादा जो क्लेद है उसको बाहर निकाल देगा, तो आँखों की रोशनी बढ़ाता है और आँखों के मसल को भी मजबूत करता है। दूसरी चीज़ है कि अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करना चाहिए। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि शास्त्रों में इतने साल पूर्व में बताया गया है कि डायबिटिक के पेशेंट को अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करना चाहिए। उससे उन्हें वीकनेस भी नहीं आती है और साथ साथ में उनकी आंखों की रोशनी भी मजबूत रहती है। अभी रिसेंट में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसमें बताया गया है कि अश्वगंधा में कैटरेक्ट स्टेबलाइजिंग एजेंट पाया गया है। मतलब कि जो हमारा मोतिया बिंदु है उसमें जो कैटरेक्ट की तरफ अगर वो बढ़ रहा है तो वो उसको रोक देता है। तो मित्रों, अश्वगंधा का रेगुलर सेवन भी बहुत ज़रूरी है। अभी और ऐसे 2-3 पंचकर्मा की चिकित्सा भी बताई गई है, जैसे कि नेत्र तर्पण या नस्य या जो भी पैरों के तलवे में पादाभ्यंग भी बताया गया है। उसे 2 चीज़ एक साथ हील होंगी। एक तो हमारे पैरों के तलवे में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, तो आगे जाके पैरों के तलवे में नमनेस या जो भी जलन वगैरह है वो कम हो जाएगी, और दूसरी चीज़ हमारी आँखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी। उसके लिए हम कांसा का कोई भी बर्तन लेके उसको घी के साथ थोड़ा घी के साथ पैरों के तलवे में अगर मर्दन करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
दूसरी चीज़ है कि जो भी हम डाइट लेते हैं उसका भी बहुत मेजर रोल है। दांतों के बारे में अगर हम बात करें तो दांतों में कवल और गंडूश दो प्रकार की चिकित्सा बताई है, जिसमें कवल मतलब कि नीम का काढ़ा, या फिर यष्टि मधु मतलब कि जेठी मध का काढ़ा, या फिर हम त्रिफला, नॉर्मल त्रिफला को पानी में भिगो के भी उससे कवल कर सकते हैं, जिससे कि दांतों में अगर कहीं भी कैविटीज़ वगैरह हो तो वो रुक जाती है। दूसरी चीज़ बताई है गंडूश, मतलब कि तिल का तेल या नारियल का तेल 100 या 120 ml तक लिया जाता है। मुख में 1 से 1.5 मिनट रखना होता है, और जब हमारे गालों में या आँखों में खिंचाव महसूस होने लगे तब उसको निकाल देना है। वीक में अगर ये 1-2 बार भी करते हैं तो हमारे दांत मजबूत होते हैं। साथ साथ में मसूड़े के रिलेटेड अगर कोई तकलीफ है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तीसरी चीज़ है कि तुलसी के पत्ते रेगुलर चबाएं, या फिर नीम के 2 या 4 पत्ते रेगुलर चबाते हैं तो डायबिटीज़ में भी फ़ायदा होता है, और साथ साथ में दांतों की मजबूती भी बढ़ जाती है। एक और प्रयोग है कि हम मुखवास में जो भी कुछ खाते हैं, अगर उसकी जगह पे हम हफ्ते में 2 या 3 बार लौंग खाएं तो उससे उसमें से जो ऑयल रिलीज होता है उससे दांत भी मजबूत बनते हैं, और साथ साथ में अगर कहीं पे कैविटीज़ हो तो वो भी रुक जाती है। किडनी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स बताए गए हैं, जैसे कि पुनर्नवा है, वरुण है, गोक्षुर है। ये सारे ड्रग्स का प्रयोग अगर रेगुलरली किया जाए तो किडनी रिजुविनेट रहती है। 2 या 3 लीटर तक पानी अगर आप रेगुलर पीते हैं, अगर जिनका पित्त बढ़ा हुआ है तो वो जो कोरिएंडर के सीड्स होते हैं, धनिया के जो दाने होते हैं, उसको रात में भिगो के फिर सुबह उसका पानी पीते हैं तो किडनी से फिल्ट्रेशन प्रॉपर रहता है, और आगे जाके उसका प्रॉब्लम्स भी बहुत कम रहता है। तो ये मित्रों हमने छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो आपके डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस को आगे के स्टेज में ले जाने से आपको बचा सकता है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आप आगे ये जितना वीडियो को स्प्रेड करोगे तो उतने ही डायबिटिक के पेशेंट को फ़ायदा होगा, और हम डायबिटिक को भारत में से बाहर निकालने का हम जो स्वप्न देख रहे हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। मेरे सारे व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, और आगे भी मैं आपको अपेक्षा रखती हूँ कि और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप रेकमेंड करें, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।